Hello students, welcome you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में साइंस में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे दैट वाज फ्रिक्शन और लास्ट की क्लासेस में हमने कुछ फैक्टर्स स्टडी किए जो कि फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं और फ्रिक्शन हमारे लिए कहाँ यूजफुल रहता है और कहाँ हार्मफुल रहता है उसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। इसी चैप्टर को आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शंस इन लिक्विड एंड गैसेस, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टुडेज क्लास। Liquids and gases are together called as a fluid due to their ability to flow. सभी लोग जानते हैं कि लिक्विड्स और गैसेस दोनों में ही प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी प्लेस से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली फ्लो कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। When an object moves through a fluid, its surface comes into the contact with the particles of the fluid. This generate friction. अब फ्रिक्शन जैसे सॉलिड्स में होता है वैसे लिक्विड्स और गैसेस में भी होता है, क्योंकि जिस तरीके से सॉलिड सरफेस हमारी दूसरी सरफेस से कांटेक्ट में होता है उसी तरीके से जिस सरफेस से ये लिक्विड और गैस हमारे पास होते हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस को टच करते हैं। टच करने का मतलब आपस में दोनों कैसे हैं, कांटेक्ट में है, और इस वजह से यहाँ पे भी फ्रिक्शन जनरेट होता है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ ड्रैग। और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, जो भी हमारे फ्लूइड के ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्लूइड के सॉरी हमारे पार्टिकल्स हैं, वो जो भी हमारे जिस भी ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में होते हैं, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स उसमें एक्ट होता है उसे हम एक स्पेसिफिक नेम से डिनोट करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रैग। ड्रैग एक वर्ड यूज किया गया है। ड्रैग्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जैसे हम लोग ने सॉलिड्स में पढ़ा था कि नॉर्मल किसी भी डायरेक्शन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसलिए हम लोग सिंपली फ्रिक्शन कहते थे। बट यहाँ पे स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है लिक्विड्स और गैसेस के लिए कि अगर कोई भी हमारा लिक्विड है या गैस है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो अपोजिट डायरेक्शन से उस पर फोर्स एक्ट करेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्रैग कहेंगे। When an object moves through the air or a liquid, it has to cut through the fluid to move forward. Hence the drag depends upon the following factor. अब ये जो ड्रैग होता है, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड और गैसेस में होता है, ये भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब उन फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर दैट इज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप क्या है। While moving in a fluid, an object has to cut through its surface. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड से मूव कर रहा है, मतलब फ्लूइड से पास हो रहा है, सपोज जैसे हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि वाटर है, उसमें जैसे कोई बोट है सपोज, वो उससे पास हो रही है, तो उस बोट का जो शेप है वो किस तरीके से होना चाहिए जिससे वो इजीली जो वाटर है उसको कट करके आगे मूव कर सके। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इस चीज पे डिपेंडेंट होता है। तो इमेजिन इफ द बोट वर द सेम शेप एज द बस। अगर जो बोट है, अगर वो जैसे बस का शेप होता है रेक्टेंगुलर शेप हम मान लें, अगर उस शेप में बस हो जो बोट हमारी ये होती, तो क्या वो इतना इजीली मूव कर लेती वाटर में जितना कि जो हमारी बोट का शेप होता है वो इतना इजीली मूव करती है? नहीं, ऑब्वियस बात है, नहीं। तो कुछ पर्टिकुलर शेप होता है, बेसिकली हम उस शेप को स्ट्रीम लाइनिंग शेप बोलते हैं, इसको अब आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो जिसकी वजह से जो एक पॉइंटेड टाइप का होता है, हम लोग वी शेप कह सकते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन से देखें, तो जो पॉइंटेड पॉइंट होता है उससे वो मूव करने में, फ्लूइड पे मूव करने में उसको ईजी होता है। तो वही हम लोग है कि अगर वही इसमें कहा गया है कि अगर जो बोट का शेप होता है अगर वो उस तरह का शेप ना होके जो बस का शेप होता है उस शेप में हमारी बोट हो तो कैसे होगा, इजीली होगा उसको मूव करने में या टफ होगा? तो ऑब्वियस ही बात है उसको मूव करने में टफ होगा। Would they be able to move through the water? To cut through the water, an object must have a narrow head which can cut through water easily. मैंने आपको भी बताया कि वी शेप में होता है, एक तरह से नैरो हेड होता है, स्टार्टिंग में हमारा पॉइंटेड होता है और आगे सरफेस हमारा ज्यादा होता है, वापस से पीछे जाके वो हमारा पॉइंटेड हो जाता है।
जिसकी वजह से वो इजीली हमारा आगे पीछे दोनों डायरेक्शन पे मूव कर सके। और जितने भी अंडर वाटर हमारे चीज होते हैं, जैसे हमारे सबमरीन्स हो गई, हम लोग बात कर लें, शिप हो गई, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, फिश हो गई, डॉल्फिन्स हो गई, इन सब का ही स्ट्रीमलाइन शेप होता है, जिसकी वजह से ये लोग वाटर के अंदर इजिली मतलब पानी को एक तरह से कट करके आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। हैव यू नोटिस द शेप ऑफ द फिश? दे हैव द नैरो हेड which can cut through the water easily, a broader middle and again a narrow fork tail to help them change the direction in water। जो फिश होती है उसमें जो उसका आगे वाला पार्ट होता है वो भी नैरो होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है, बीच का पार्ट, उसका मिडिल वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है, हम लोग ब्रॉड कह सकते हैं, और जो पीछे बैक पोर्शन होता है वो भी हमारा नैरो होता है, जिसकी वजह से उसको आगे पीछे दोनों ही साइड मूव करने में ईजी हो सके, मतलब वो वाटर को पूरी तरीके से कट करके आगे अपने आप को फॉरवर्ड मूव कर सके। तो जो वाटर के अंदर हमारा ये जो ड्रैग एक्ट करता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये बेसिकली जो ऑब्जेक्ट हमारा है ये अगर स्ट्रीमलाइंड है तो ये इजीली मूव कर लेगा, अदरवाइज इसको मूव करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। सच अ शेप इज कॉल्ड एज अ स्ट्रीमलाइन शेप। और ये हमारा जो शेप होता है, ये हमारा जो नैरो शेप होता है, उस शेप को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं फ्रॉम द स्ट्रीमलाइन शेप। Plants also have a streamlined shaped bodies that help them to cut air easily in the and move fast। अब आप लोगों ने प्लांट्स देखे होंगे, प्लांट्स का जो बेसिक शेप होता है वो हमारा स्ट्रीमलाइंड होता है। आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जिनका जो शेप होता है वो इजीली स्ट्रीमलाइंड होता है। वो इसलिए होता है जिससे वो जैसे जैसे ऊपर मूव कर सके वो इजीली, हम मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं सबके शेप स्ट्रीमलाइन नहीं होते हैं, बट जो उनका बेसिक अगर हम एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर लें तो उनका जो शेप होता है वो भी हमारा नैरो होता है, जिससे वो एयर को इजीली कट करके ऊपर की तरफ मूव कर सके। द स्ट्रीमलाइन शेप हेल्प्स टू रिड्यूस द ड्रैग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। For that all ships, boats and airplanes have streamlined shape। अब जो भी ये एयर में है, वाटर में है, जो भी चीजें ये मूव कर रही हैं आप लोग देख सकते हैं, सबका जो शेप होता है बेसिकली वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद द हाई स्पीड इन द फ्लूइड विद एक्सपीरियंस मोर ड्रैग। अब जो हाई स्पीड से मूव कर रहा है उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मूव करने के लिए, तो उसमें जो ड्रैग एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा होगा। फॉर दिस रीजन द मीटियोर्स एंटर द अर्थ सर्फेस एंड बर्न। अब जो मीटियोर्स होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो आसमान से मतलब बाहर यूनिवर्स से आते हैं, एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस पे एंटर करते हैं, तो वो इतनी हाई स्पीड से मूव करते हैं, उनकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जब वो अर्थ सरफेस पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वो क्या होता है, बर्न कर जाते हैं, पूरी तरीके से फिनिश हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो एयर में इतनी फास्ट स्पीड से मूव करते हैं कि जो अपोजिट डायरेक्शन से ड्रैग एक्ट करता है वो इतना ज़्यादा होता है कि जब आपस में टकराते हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर करते हैं वो तुरंत बर्न कर जाते हैं। द मीटियोर्स एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ वेरी हाई स्पीड, एज अ रिजल्ट इट एक्सपीरियंस हाई मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रैग। मैंने आपको बताया ही, जब हाई स्पीड से आ रहे हैं तो जो ड्रैग अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट करेगा वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। दिस इन टर्न प्रोड्यूसेस एक्सेसिव हीट दैट बर्न्स द मीटियोर, जिसकी वजह से बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। भी मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से वो जो मीटियोर्स हैं पूरी तरीके से बर्न कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेचर ऑफ द लिक्विड। अब नेचर, लिक्विड कैसा है, लिक्विड की डेंसिटी कैसी है, लिक्विड हमारा गाढ़ा है, पतला है, किस तरीके से है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। It also created by the drag created by the fluid depends upon on its density and viscosity। डेंसिटी मीन्स उसकी डेंसिटी कैसी है, विस्कस मीन्स कितना गाढ़ा है कितना पतला है। द मोर डेंसर एंड विस्कस फ्लूइड विल एक्सर्ट मोर ड्रैग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। अब ज्यादा विस्कस होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन से ड्रैग एक्ट कर रहा है वो हमारा ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल where do you think a toy boat will move faster in the pool of water or in the pool of a melted chocolate? अब वैसे एक पूल हमने ले लिया वाटर है और एक पूल ले लिया हमने मेल्टेड चॉकलेट है। अब अगर वाटर में हम बोट को मूव कराएंगे तो वो इजिली मूव करने लगेगी। कोई भी टॉय है उसको भी अगर मूव कराते हैं तो वाटर में वो इजिली मूव करेगा, पर अगर हम उसे चॉकलेट में मूव कराने की कोशिश करेंगे, वो भी अगर लिक्विड मेल्टेड फॉर्म में है,
तो उसमें अगर हम मूव कराने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी उसको मूव करने में। मीन्स जो विस्कस ज़्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उस पर हमारा जो ड्रैग अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट करेगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए हमें टॉय को मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। पर जो वाटर की कंपैरिजन अगर हम लेते हैं, इसके कंपैरिजन में मेल्टेड चॉकलेट के कंपैरिजन में अगर हम वाटर लेते हैं तो वहां पे जो हमारा ड्रैग एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन से वो हमारा कम होगा। So you have seen how the friction is important in our life and you will learn more about friction in the higher classes. अब आपने इतना स्टडी करने के बाद देख लिया कि फ्रिक्शन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, बेसिक उसके क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और बाकी और ज़्यादा फ्रिक्शन के बारे में आप लोग अपने हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। फिलहाल आपके लेवल के अकॉर्डिंग इतना ही फ्रिक्शन में इंपॉर्टेंट है। अब एक समराइज वे में हम कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं फ्रिक्शन के क्या होते हैं। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, बट एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट और फुटवियर एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। दिस इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन एन आइसक्रीम और ऑन अ स्मूथ पॉलिश फ्लोर। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है द फ्रिक्शन बिटवीन द treaded tires and the rough surface of the road enables vehicles to move safely on the road. This is why we observe more incidents on vehicles skidding on greasy और wet road on rainy day. Rainy day में आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, जो रोड्स होती है वो हमारी वेट होती है, जिसकी वजह से जो टायर्स होते हैं वो उस पर क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं। स्लिप करने की वजह से एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब स्लिप कर रहे हैं मीन्स स्मूथ सरफेस है, रोड जो हमारी है वो वेट है। जब वेट है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स जो ऐड करेगा वो कैसा होगा, हमारा कम होगा, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो हमारा इजीली स्लिप आउट कर जाएगा। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक शूज एंड द व्हील स्लोज डाउन और स्टॉप्स अ मूविंग व्हीकल। Friction between a pencil or a pen and a paper help us to write. This is why we find it difficult to write on a smooth surface like plastic, glass, etc. It is the friction that allows you teach to write on a blackboard. We are able to light matchsticks, sweep cloth, tie a knot or fix a nail on the wall because of the friction. तो ये हमारे सारे एडवांटेजेस हो गए फ्रिक्शन के, कि फ्रिक्शन हमारी लाइफ में बेसिकली कहाँ कहाँ ऐड करता है और इसकी कितनी ज़्यादा नेसेसिटी है हमारी लाइफ में। अब इसी तरीके से हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। फ्रिक्शन वियर आउट्स द रबिंग surface like screws and the ball bearings of the machines or soles of the shoes. The object in contact requires more force to overcome the friction between their rubbing surface. This results in the wastage of energy. You already know that the friction generates heat. This heat rises the temperature of the machine, sometimes cause damage to its parts. Hence, proper arrangement has to be made to keep the machines cool. For example, insulating or winding of machines like mixer grinder, hair dryer, etc. can be spoiled due to the friction and the motor may burn. कुछ डिसएडवांटेजेस है हमारे फ्रिक्शन के, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि फ्रिक्शन जो है हमारी वो हीट एनर्जी भी जनरेट करती है, जिसकी वजह से जो मशीन्स होती है उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर देता है। तो हमें नेसेसरी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और आजकल की जो मशीन्स आती हैं हमारी, उसमें भी कुछ नेसेसरी प्रिकॉशंस पहले से इनबिल्ट रहते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन की वजह से मशीन्स का टेम्परेचर राइज करता है तो वो हमारे पार्ट्स को डैमेज ना करे, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रिकॉशंस वगैरह ज़रूर मेंटेन रहते हैं। तो ये हमें पता चलता है कि बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से हमारा हीट एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से एनर्जी एक तरह से बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, और ये हमारे अप्लायंस को, या हम कह सकते हैं हमारी जो भी मशीन्स है उसमें ये डैमेज अगर कर सकता है। अब बेसिकली आता है कि हम इस फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रिक्शन को बेसिकली कहाँ एडवांटेज है उसका, कहाँ डिसएडवांटेज। अगर हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला रफ द सरफेस। अब मैंने आपको बताया कि जो रफ सरफेस होता है उससे फ्रिक्शन ज़्यादा एक्ट करता है। अगर और ज़्यादा हमें उसको फ्रिक्शन को इंक्रीज करना हो तो हम सरफेस को जितना ज़्यादा रफ कर देंगे उतना फ्रिक्शन वो इंक्रीज हो जाएगा। Treated tires of the vehicles have designed and patterned with the grooves on their surface
to increase the resistance with the road. This prevents the skidding. The soles of the shoes are also made with the grooves to give a good grip on the ground. अब कुछ कुछ जगह होती हैं जहाँ पे फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की नेसेसिटी होती है, जैसे शूज वगैरह बनाने हैं, टायर्स वगैरह हैं, यहाँ पे इन लोग इसकी जो ग्रिप है वो ग्राउंड सरफेस से ज़्यादा रहे, इस वजह से यहाँ पे जो जितना सरफेस को हम रफ कर देंगे उतना वो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा. ड्राई द सरफेस, अगर सरफेस है तो हम अगर उसको वेट रहेगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पे स्मूथ सरफेस हो जाएगा, फ्रिक्शन कम ऐड करेगा. और अगर मैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करना तो हमें सरफेस को क्या करना चाहिए, ड्राई कर देना चाहिए. यूज ब्रेक पैड्स, अगर हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम फ्रिक्शन को वहां पे इंक्रीज कर रहे हैं. नेक्स्ट है पॉलिशिंग द सरफेस. अब पॉलिशिंग द सरफेस क्या है, ये है हमारा रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. अभी तो हमने पढ़ा था इंक्रीज कैसे करेंगे फ्रिक्शन को, अब हम लोग देखते हैं रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. तो कुछ पॉइंट्स है मैंने आपको बता रखा है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम सरफेस को पॉलिश कर देंगे. वी पॉलिश द रबिंग सरफेस टू रिड्यूस द evenness and make them smooth. सरफेस को जिस हिसाब से हम पॉलिश कर देंगे तो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. लुब्रिकेटिंग द सरफेस, सरफेस को हम लोग लुब्रिकेट, उसको ग्रीस वगैरह कर देंगे, ऑयलिंग वगैरह कर देंगे तो भी हमारा फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. अ कॉमन वे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इज बाय अप्लाइंग अ लुब्रिकेंट सच एज ऑयल, वाटर और ग्रीस ऑन द टू surfaces. This forms a layer of lubrication between the surface, so the friction is now between the two surface and the lubricants, which is much less than that between the two surface. उसके बाद जो हम लोगों ने नेक्स्ट डिस्कस किया था दैट इज यूजिंग द व्हील्स एंड बॉल बियरिंग्स. व्हील्स और बॉल बियरिंग्स को यूज करके भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो कम एरिया ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी वजह से जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो भी कम एक्ट करेगा, जिसकी वजह से हम टाइम को भी बचा सकते हैं और एनर्जी भी सेव कर सकते हैं. इट इज ईजियर टू रोल एन ऑब्जेक्ट देन टू स्लाइड. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उसे स्लाइड करना हो और या दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको हमें रोल करना हो, तो जो रोल करना होगा उस पर जो फ्रिक्शन है वो हमारा कम एक्ट करेगा. By using the wheels and ball bearings, we convert sliding friction into rolling friction. This reduces the friction between the two contact surface and help us to save the energy, effort and time. और जो लास्ट हमारा आता है दैट इज स्ट्रीमलाइनिंग, जो कि अभी हमने लिक्विड्स और गैसेस में पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग स्ट्रीमलाइन शेप में बना दें तो हम लोग वहां से फ्रिक्शन को जो रिड्यूस कर सकते हैं, जो ड्रैग होता है उसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. तो ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में. तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही था. हमारा फ्रिक्शन का जो 8th का चैप्टर है वो यहीं से फिनिश होता है. होप सो जो भी चीज़ें फ्रिक्शन में डिस्कस की गई हैं वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. आप लोग अपने हायर क्लासेस में फ्रिक्शन के बारे में और ज़्यादा स्टडी करेंगे. फिलहाल 8th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग बस इतना ही था. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग. और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.